ओके, सो आई हैव क्रिएटेड जस्ट अ ब्लैंक पेज index.html, जिस तरह मैं नॉर्मल उसमें करता था। आज हमने करना है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या भला? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है, करती क्या है, और क्या उसके फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये देखें कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये एक ड्रॉप डाउन अपीयर हो गया। वापस मैंने कहीं बाहर क्लिक किया तो वो वापस गायब हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये एक और ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, खैर ये तो पेज ही रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ ये एक पॉपअप क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ और काम हो जाएगा। तो ये जो काम हो रहा है ना यहाँ पे सारा का सारा, इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पेज पे इंटरेक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है? कि आप किसी चीज़ पे क्लिक करें तो वो आगे से आपके साथ क्या करे? इंटरेक्ट करे, मतलब वो आपको कोई रिस्पॉन्स करे, कोई ना कोई हैपनिंग हो, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो। आज तक आपने जितनी भी HTML पढ़ी है उसमें सब कुछ क्या था? अदर देन बूटस्ट्रैप, उसमें सब कुछ क्या था? स्टैटिक था। आपको सिर्फ एक डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है, आप किसी चीज़ पे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होता था, ना किसी चीज़ ने ओपन होना, ना किसी स्लाइड ने चलना। फिर हमने पढ़ा बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप में आपने देखा वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ भी हैं, मॉडल्स भी ओपन हो रहे हैं, स्लाइड भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर इंटरेक्टिविटी थी, और वो पता है किस वजह से थी? क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी लिखाई मौजूद है। अब सवाल यह है कि अगर हमें वेबसाइट के किसी पोर्शन पे खुद से ऐसी इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो, अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइस की, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जावास्क्रिप्ट। तो ये जवाब था कि वाई जावास्क्रिप्ट। इफ़ यू वांट टू मेक योर वेब पेज इंटरेक्टिव, यू नीड जावास्क्रिप्ट फॉर दैट। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स 1-2 दिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। होपफुली मैं जल्दी उनको ख़त्म कर दूंगा, बट वो आपको आने चाहिए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये कि जावास्क्रिप्ट को, अच्छा ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ की दी है ना, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो इसमें बेशुमार हर वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट लाजमी यूज़ होती है। ऐसा मेरे ख्याल में कम ही होगा कि किसी वेबसाइट पे कोई जावास्क्रिप्ट की लॉजिक ना लिखी हो, या ना दी गई हो, या ना यूज़ हुई हो। तो इसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि जैसे मैंने CSS की फ़ाइल लिखी थी ना, तो CSS की फ़ाइल को क्या एक्सटेंशन दी थी? .css। मैंने यहाँ पे बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाया था रूट में, और उसको मैंने क्या नाम दिया था? एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर मैंने 3 मज़ीद फ़ोल्डर बनाए थे। एक बनाया था CSS, दूसरा बनाया था इमेजेस, और जो तीसरा फ़ोल्डर बनाया था वो कौन सा था? JS का। अब जब मैंने CSS की फ़ाइल बनाई थी तो उसको किस फ़ोल्डर के अंदर रखा था? CSS में। JS की फ़ाइल बनाऊंगा तो किधर रखूँगा? JS में। लेकिन उससे पहले ये देखें, मैंने आपको ये भी तो कहा था कि आप स्टाइल को इधर हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, स्टाइल के टैग के अंदर, कहा था ना? तो बिल्कुल इसी तरह जब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखेंगे? सबसे पहली बात, जैसे CSS को हेड टैग में लिखते थे ना, जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल फुटर पे लिखेंगे, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। यानी सबसे आखिरी चीज़ जो पेज पे होगी वो क्या होगी? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे? यानी हमारे पास एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट टैग। क्या बोलते हैं? अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या कंसिडर होगा? जावास्क्रिप्ट। तो पहली बात यह है कि आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी कहाँ पे है और कैसे लिखनी है, ये समझ आ गई बात? सबसे एंड पे, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपने जैसे HTML देखा ना कि HTML में आपको क्या याद करने पड़ते हैं? टैग्स। तो शुरू में जब मैंने 1-2 टैग्स बताए थे तो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, एडिट टैग याद करने पैणगे। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था यार कि ट्रस्ट में ये कोई टैग 15 से 20 से ऊपर नहीं होंगे, और अभी मुझे गिन के दिखाएं 15 से ऊपर नहीं होंगे शायद, लेकिन आप 10 से 15 टैग्स के कॉम्बिनेशन से पूरी की पूरी वेबसाइट खड़ी कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल उसी तरह जावास्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स, यानी ये भी उसी तरह कुछ कीवर्ड्स पे, वहाँ टैग्स थे, यहाँ टैग्स नहीं होंगे, यहाँ क्या होंगे? कीवर्ड्स होंगे, कुछ बिल्ट इन वर्ड्स होंगे जिनका कोई ख़ास मानी और मकसद होगा। जैसे P टैग का एक ख़ास मकसद था, H टैग का एक ख़ास मकसद था, UL टैग का एक ख़ास मकसद था। तो जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, आपको वो याद करने पड़ेंगे, यानी किस वर्ड का क्या मकसद है। तो फिर आप कहेंगे हैं और नवी कहानी खुल गई। तो ट्रस्ट मी कि वो भी कोई 20 से 25 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, या इससे भी कम है गालिबन।
15 से 20 कह लें, तो वो आप वैसे याद कर लेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, जो पहला वर्ड है ना जो पहला वर्ड मैं जावास्क्रिप्ट का नॉर्मली स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वो है जी अलर्ट। इसमें मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज हेलो हाउ आर यू, और मैं अब यहाँ आके सिर्फ इस पेज को ओपन करता हूँ। कैन यू सी दिस, हेलो हाउ आर यू। तो इसको हम कहते हैं अलर्ट बॉक्स। क्या कहते हैं? अलर्ट बॉक्स। तो ये इंटरेक्टिविटी है ना, मैंने क्लिक किया वो गायब हो गया। हाँ, अक्सर आपको कोई इंटीमेशन, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नोटिफिकेशन मिलता है अलाउ या ब्लॉक्स, लेकिन उस पर 2 बटन होते हैं, इस पर आप देखें 1 बटन है। नहीं, अभी उस पर आएंगे ना, अभी वो भी क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट कितनी आसान है। हमने जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम बना लिया जो क्या करता है, जो ही हम वेबसाइट खोलते हैं तो हमें एक अलर्ट मैसेज देता है। तो अलर्ट का मतलब ही क्या है? अलर्ट हो जाओ भाई, कोई वार्निंग है। तो अलर्ट बॉक्स कब इस्तेमाल होता है? जब आप अपने यूज़र को, वेबसाइट के यूज़र को कोई वार्निंग दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई मालूमात दे रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और एक के बजाय 2 अलर्ट्स लिखूँ, तो क्या होगा? जब मैंने इसे रन किया तो ये इस पहली लाइन पे आके रुका और यहीं पे रुक गया, और जब मैं यहाँ पे आया और इसको ओके किया तो ये फिर दूसरी लाइन पे गया और दूसरी पे रुक गया, और जब मैंने इसको ओके किया तो ख़त्म। इसका मतलब यह है कि ये जो अलर्ट है ना, ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है। क्या है? यानी जहाँ पे अलर्ट आ गया वहाँ आपका पूरा सब कुछ क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। आगे कुछ नहीं चलेगा जब तक आप उसको ओके करके आगे नहीं करेंगे। समझ आ गई ये बात? ओके। अब अगर मैं इस अलर्ट को चेंज करके लिख दूं कंफर्म, अब आप वाला केस आ गया। अब ये चॉइस पूछ रहा है। कंफर्म का मतलब क्या है? कि जब यूज़र से कोई चॉइस पूछनी हो कि आपने ये काम करना है या नहीं करना, तो फिर 2 बटन होने चाहिए ना। अगर करना है तो ओके, नहीं करना तो, जैसे मिसाल के तौर पे आप कुछ चीज़ डिलीट करते हैं ना, तो आपके डिलीट करते वक्त ये आपसे क्या पूछता है? बदकिस्मती से कुछ नहीं पूछता लेकिन पहले पूछता नहीं होता था, पूछता होता था ना। हाँ, वो यस और नो पूछता था। पता नहीं क्या हो गया इसको, हमारे साथ कोई दुश्मनी है इसकी। बहरहाल एनीवेज मिस एडवेंचर हो गया, तो इट हैपन्स। तो मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा हो चुका है मिस एडवेंचर। खैर, तो दूसरा कीवर्ड जो हमने पढ़ा है वो क्या है? कंफर्म। तो कंफर्म के डायलॉग बॉक्स पे 2 मैसेजेस या 2 बटन आते हैं। ये जो मैसेज ऊपर लिखा है ना, ये कुछ भी हो सकता है। हेलो हाउ आर यू की जगह आप इसको कर दें जी डू यू वांट टू डिलीट, तो ओके या नो। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट, यस या नो। ओके का मतलब यस होता है, कैंसिल का मतलब नो होता है। बात समझ आ गई है? पक्का? आसान है ना जावास्क्रिप्ट? अच्छा एंड में जाके कुछ भी नहीं होगा, आप इंशाल्लाह बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें फिर देखें। इसी तरह एक तीसरा कीवर्ड है विच सेज प्रॉम्प्ट। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, प्लीज अब अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को ओके करूं तो इस दफ़ा इसने मुझे क्या किया है? यूज़र से एक इनपुट लेने के लिए क्या दिया? एक टेक्स्ट फील्ड दे दिया इसने। तो इसका मतलब है ये प्रॉम्प्ट क्या करता है? जब भी मैं इसको कोई चीज़ दूंगा और ओके करूंगा तो आगे कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्रॉम्प्ट का मकसद क्या है कि ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यस, यू कैन से इट। तो इसका मतलब है कि हमने 3
कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में पढ़ लिए। जब आपको सिंपल किसी को मैसेज दिखाना हो, यस नो ना पूछना हो, सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई वार्निंग देनी हो, कोई इंटीमेशन देनी हो, तो फिर क्या इस्तेमाल होगा? अलर्ट। अगर किसी से कोई चॉइस पूछनी हो तो फिर क्या करेंगे? कंफर्म। और अगर यूजर से कोई इनपुट लेना हो तो फिर क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट। बात समझ आ गई सबको? तो बस जावास्क्रिप्ट तो समझ आ गई आपको सारी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों में, चाहे वो प्रॉम्प्ट है, चाहे वो इनपुट है, चाहे वो कंफर्म है, इन तीनों में एक चीज़, ये कुछ चीज़ें कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, ये कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है ज़रा देखिएगा गौर से। पहली चीज़ तो ये है कि अलर्ट में, अलर्ट यानी नाम के बाद फौरन क्या आ रहा है? पैरेंथेसिस आ रही हैं। प्रॉम्प्ट में भी नाम के बाद फौरन क्या आ रहा है? पैरेंथेसिस आ रही हैं। तो कॉमन चीज़ क्या है दोनों में? क्या है? यानी दोनों का नाम चेंज है लेकिन दोनों की शक्ल क्या है? इसी तरह अगर आप कंफर्म में जाएंगे तो कंफर्म में भी यही होगा। तो कंफर्म की भी शक्ल सेम है, नाम चेंज है। अच्छा, एक तो ये कॉमन होगी। दूसरी ये, इन तीनों के पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डबल कोट्स दिए, ये भी कॉमन हो गई। और इन तीनों के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, लेट्स सपोज हाय, इसको भी हाय, इसको भी हाय, तो जो डायलॉग बॉक्स होगा, ये जो कुछ भी यहां लिखूंगा ये मैसेज बन के उधर डिस्प्ले हो जाएगा, ये भी कॉमन है। तो याद रखिएगा कि जब भी जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी वर्ड लिखा हुआ मिले जिसके फौरन बाद पैरेंथेसिस हो, उसको हम कहेंगे ये फंक्शन कॉल है। ये क्या है? ये एक फंक्शन कॉल। आई रिपीट, ये क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में जब भी कहीं आपको कोई भी वर्ड लिखा हुआ नजर आए, लेट्स सपोज ये टेस्ट है और इसके फौरन बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, इन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन पैरेंथेसिस हैं तो वो क्या होगा? फंक्शन कॉल। बात समझ आ गई है भाई? अब ये मैं मिटा देता हूं और मैं एक चीज लिखता हूं, प्रॉम्प्ट और यहां पे आता हूं और मैं कहता हूं जी कि वो मुझे कहता है प्लीज एंटर योर नेम। मैंने नाम एंटर कर दिया और मैंने यहां कर दिया ओके। वो नाम कहां गया? कोई पता नहीं कहां गया। समझ आई? यानी हमने नाम को कहीं सेव नहीं किया। तो अब हम ये काम करने लगे हैं कि उस नाम को कहीं क्या करेंगे? सेव करेंगे। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम डाटा को सेव करने के लिए, किसी भी किस्म का डाटा है उसे सेव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। जिसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब मैं ज़ाहिर है बहुत डीप डाइव नहीं कर रहा क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जावास्क्रिप्ट, हम पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपलेस्ट एवर पॉसिबल तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा के आगे चलूँ। अब मुझे जब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, ये प्रॉम्प्ट चलता है और यूज़र कोई डाटा एंटर करता है तो मैं ओके करता हूँ तो वो डाटा कहीं गायब हो जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ जाता है। तो मैं उस डाटा को क्या करना चाहता हूँ? स्टोर करना चाहता हूँ, कहीं सेव करना चाहता हूँ। तो डाटा सेव करने का तरीका ये बेटा कि आप कोई भी वेरिएबल लिखें, यानी कोई भी लेटर लिखें, ए इक्वल्स टू दिस। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कहीं इक्वल टू का सिंबल देखेंगे ना, तो इसका मतलब वो मैथ वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ राइट साइड पे है वो असाइन हो जाएगी किस में? लेफ्ट साइड में। इसकी मिसाल आसान करके देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास 56 है, ये एक नंबर है ना। मैं इस नंबर को कंप्यूटर में अगर स्टोर करना चाहूँ तो उसका तरीका पता है क्या है? उसका तरीका है n इक्वल्स टू 56। अब इसका मतलब क्या है ज़रा वेरी क्विकली देख लें। हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के दौरान जितना भी डाटा स्टोर करते हैं ना, वो कहाँ स्टोर होता है?
हमारी रैम में। कहाँ स्टोर होता है? अब रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। एक रैम जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उसमें, यानी ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, चौथा ब्लॉक है, ये पांचवा ब्लॉक है, खाना जिसे बोलते हैं। तो रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। हर मेमोरी ब्लॉक आप समझ लें कि जैसे ये चेयर्स है ना, एक रूम में 20 चेयर्स पड़ी हुई है, तो हर चेयर क्या है? एक स्पेस है ना जिस पे आके कोई बंदा बैठ सकता है। तो ये ब्लॉक भी क्या है? हर ब्लॉक क्या है? एक स्पेस है जिसके अंदर मैं कोई डाटा रख सकता हूँ, कोई नंबर रख सकता हूँ, कोई स्ट्रिंग रख सकता हूँ, कोई बुलियन रख सकता हूँ, किसी भी किस्म की वैल्यू रख सकता हूँ। जब मैं ये लिखता हूँ ना n या कोई भी वेरिएबल नेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये होता है कि बिहाइंड द सीन जो हमें नज़र नहीं आता, मेमोरी में जाओ और जो भी आपको एक खाली ब्लॉक मिले उसको एक नाम दे दो। क्या? इस केस में n। और जब मैं ये 56 इसके इक्वल टू करके लिखता हूं, तो इक्वल टू का मतलब ये है कि ये 56 को उठा के इस n के अंदर रख दो। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ब्लॉक आपने जिसका नाम n रखा है उसके अंदर 56 को स्टोर कर दो। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट साइड पे n लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? और राइट साइड पे जो 56 लिखा हुआ है ये क्या है? एक वैल्यू या एक डाटा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं एक वैल्यू को असाइन कर रहा हूं, किसमें? वेरिएबल में। तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये हुई है कि इट्स अ स्मॉल मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड सम डेटा। वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है? इट्स अ स्मॉल मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर या दैट कैन होल्ड सम डेटा। ये बात समझ आ गई है? तो जावास्क्रिप्ट में जब भी आप वेरिएबल लिखते हैं तो उसके स्टार्ट में क्या लिखते हैं? लेट। क्या लिखते हैं? समझ आ गई बात? तो अब मैंने जब लेट एन लिखा तो एन का मतलब मेमोरी में एक जगह, और उसके अंदर राइट साइड पे जो वैल्यू असाइन की, इसका मतलब उस मेमोरी ब्लॉक में जो स्पेस थी उसमें जाके वो वैल्यू क्या हो गई है? स्टोर हो गई। ये याद रहेगा ना सबको? तो अब अगर मैं ये लिखता हूं लेट n इक्वल्स टू 56, तो बिहाइंड द सीन आपके जहन में ऑटोमेटिकली वो पूरा इमेज आना चाहिए कि ये n का मतलब क्या है? ये मेमोरी में पड़े हुए एक ब्लॉक का नाम है और 56 जाके उस ब्लॉक में क्या हो गया? स्टोर हो गया। मेक सेंस? तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्रामर होते हैं ना, ये प्रोग्रामर बेसिकली किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं? रैम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं? यानी ये जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी काम करते हैं वो सारा का सारा कहाँ हो रहा होता है? डायरेक्टली रैम के अंदर हो रहा होता है। क्लियर? और रैम का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। इट इज नथिंग बट अ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। यहां तक किसी स्टूडेंट को मसला है तो बता दें। नहीं है मसला? ठीक है। अब जब मैंने n इक्वल्स टू 56 लिखा तो ये 56 कहाँ चला गया और n कहाँ पे है? रैम में। अब अगर मुझे रैम से कोई चीज उठा के वापस स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, यानी अब अगर मैं इस केस में सिर्फ लेट n इक्वल्स टू 56 लिखूंगा ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि n कहाँ पड़ा हुआ है? मेमोरी में, और उसमें क्या पड़ा हुआ है? 56। तो मैं चाहता हूं कि मेमोरी में n के अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो उठ के कहाँ आ जाए? मुझे स्क्रीन पे मिले। तो मैं यहां पे करूंगा अलर्ट n। तो अलर्ट क्या करेगा? मेमोरी में जाएगा और ढूंढेगा कि n नाम की चीज यहां कोई पड़ी हुई है या नहीं है। जाहिर है n नाम की पड़ी हुई चीज, n नाम का एक वेरिएबल वहां पे है और उसमें क्या पड़ा हुआ है? 56। तो ये मुझे आउटपुट में क्या दे देगा? 56। बात समझ आ गई? तो जब भी मैं अलर्ट लिखता हूं और अलर्ट के अंदर कोई भी चीज बगैर कोट्स के लिखता हूं, अब मैंने n कोट्स में नहीं लिखा क्योंकि जब मैं कोई चीज डबल कोट्स में लिखता हूं तो वो एज इट इज अपीयर हो जाती है। जब मैं कोई चीज बगैर कोट्स के लिखता हूं तो इसका मतलब है वो मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल लिखा है। तो अलर्ट क्या करेगा? मेमोरी में जाके ढूंढेगा इस नाम का कोई वेरिएबल है, अगर होगा तो उसकी वैल्यू को उठा के क्या कर देगा? स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। अब अगर मैं ये नहीं करता, सिर्फ अलर्ट n लिख देता हूं, तो ये क्या करेगा?
ये फिर मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में जाके क्या ढूंढेगा, n, तो n तो उसे मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। फिर आएगा एक एरर। क्यों भाई? मैंने कहा अलर्ट n, और n अगर डबल कोट्स में होता तो n एज इट इज आ जाता, डबल कोट्स में नहीं था तो वो किधर जाएगा? मेमोरी में। मेमोरी में जाके ढूंढेगा कहीं n है, उन्होंने कहा जी n तो है ही नहीं इधर, तो वो क्या दे देगा? एरर। अब अगला पॉइंट ये है कि जब ये देखें मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि मैंने अलर्ट लिखा हुआ है, तो आपको नहीं पता चल रहा कोई एरर आया है या नहीं आया। तो जावास्क्रिप्ट में एरर को देखने के लिए कि क्या कोई एरर आया है या नहीं आया, क्या करेंगे आप? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके एलिमेंट्स, ये तो आप इससे वाकिफ है ना, पूरे HTML में इंस्पेक्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट का एरर चेक करने के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे? कंसोल पे चेक करेंगे, और कंसोल पे लिखा हुआ क्या? अनकॉट रेफरेंस एरर n इज नॉट डिफाइंड। वो क्या कह रहा है भाई? कि आप मुझे कह रहे हैं n को ढूंढो, n तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है आपने n को डिफाइन नहीं किया। दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि मैं ये कर दूं, n लिख दूं, लेकिन n के अंदर कोई वैल्यू ना डालूं, n के अंदर कोई वैल्यू। अब क्या करेगा अलर्ट? फिर जाएगा मेमोरी में, n को ढूंढने की कोशिश करेगा। अब उसे n मिल गया, लेकिन n के अंदर कुछ भी नहीं मिला, तो उसने क्या कहा? ये सलमान साहब है हमारे, आप सारे जानते हैं माशाल्लाह इनको, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। इनके साथ एक कुर्सी खाली पड़ी हुई है, ये मेमोरी स्पेस है ना, उधर से आफाक साहब नाजिल हो जाते हैं। अब आफाक साहब आके इस कुर्सी पे बैठने की कोशिश करते हैं और बैठने से पहले इनसे पूछते हैं यहाँ कौन बैठा हुआ है? तो ये क्या कहेंगे? अनडिफाइंड। इस कुर्सी को किसी के नाम अभी तक नहीं किया गया। लेकिन अगर इन्होंने अपने दोस्त कासिम के लिए कुर्सी रिजर्व की हुई है, तो ये क्या कहेंगे? भाईजान ये रिजर्व्ड है, ये अभी अनडिफाइंड है, लेकिन इसमें किसी ने आगे बैठना है, लिहाजा आप आप उधर तशरीफ ले जाएं। तो आफाक साहब शरीफों की तरह गर्दन नीचे करके उधर चले जाएं। खैर एनीवेज, 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुर्सी नहीं थी तो एरर आया था, वो भाईजान कुर्सी नहीं है, किधर बैठूं? n इज नॉट डिफाइंड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी n को डिफाइन कर दो और उसके ऊपर किसी को ना बैठने दो, तो वो एरर नहीं होगा, बल्कि वो कहेगा ठीक है यार कुर्सी तो है लेकिन इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ कोई नहीं, यानी अनडिफाइंड। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि डिफाइन कर दो, साथ में वैल्यू भी दे दो, तो अब n में क्या आएगा? 90 आएगा। तो बात समझ आ गई है? किसी भी वेरिएबल में जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जब सिर्फ वेरिएबल लिखा हो और उसके अंदर कोई वैल्यू ना पड़ी हो, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। और अगर वेरिएबल भी डिफाइन हो, उसमें कोई वैल्यू भी पड़ी हो, तो फिर आपको उसकी क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। और अगर कोई वेरिएबल आपने डिफाइन ना किया हो, वैसे खामखा उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, तो क्या देगा? एरर देगा। मतलब यहां कोई कुर्सी नहीं पड़ी हुई और आफाक साहब आते हैं और कहते हैं जी ये 3 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। कासिम कहते हैं किधर है यार? अन्ना तो नहीं हुआ, मुझे तो कोई नहीं नजर आ रही। कहते नहीं नहीं पड़ी हुई है। वो कहते नहीं यार नहीं पड़ी हुई। समझ आई? तो इसका मतलब है कुर्सी इज नॉट डिफाइंड, अभी वो रूम में है ही नहीं, वैसे खामखा लगा है कुर्सियां पड़ी हुई। एनीवेज खैर, ये तो वैसे अजरा मजाक था, लेकिन आपको समझ आ गई है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें डेटा स्टोर करना हो तो वो किस में स्टोर करेंगे? वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब अगली बात है, डेटा कितनी तरह का हो सकता है? डेटा कितनी तरह का हो सकता है? तो एक तो आपने पढ़ लिया कि डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? नंबर की फॉर्म में हो सकता है। डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? नंबर की फॉर्म में हो सकता है। दूसरा डेटा हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेक्स्ट की फॉर्म में। अगर मैं यहां ये छोड़ के ये लिख दूं आई एम, तो जब भी डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में होगा आप हमेशा उसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखेंगे। जब भी डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में होगा आप हमेशा उसे किस में रखेंगे? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखेंगे। तो अगर मैं इसको ये कर लूं
तो जब आप इस टेक्स्ट को सिंगल कोट या डबल कोट में रखेंगे तो इसे हम कहेंगे ये अब क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग बन चुकी है। क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग। क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कौन। अच्छा स्ट्रिंग क्या होती है, अगर आप कोई एक कैरेक्टर लिखे ना, लेट सपोज पी, तो ये एक कैरेक्टर है, क्या है। अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स कंबाइन हो तो वो क्या बन जाते हैं, स्ट्रिंग बन जाती है। तो अब अगर मैं लेट एन, और एन में क्या रखा है, नंबर के बजाय स्ट्रिंग, तो अलर्ट में क्या आएगा, वही स्ट्रिंग आएगी। समझ आ गई बात। तो मैं यहां कर क्या रहा हूं, और करने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं डाटा को स्टोर कर रहा हूं वेरिएबल में, वेरिएबल मेमोरी में होता है, और उस डाटा को मेमोरी से उठा के कहां ला रहा हूं, स्क्रीन पे ला रहा हूं। ये फ्लो आपको पता चल गया। डाटा को स्टोर करते हैं, ये भी समझ आ गया। डाटा कितनी तरह का हो सकता है, अभी तक 2 तरह का हो सकता है, ये भी समझ आ गया। तीसरी तरह का डाटा भी हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है। सलमान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, सॉरी, बहुत सारा हो सकता है। मैं ये देखना चाहता हूं जी कि सलमान साहब मैरिड हैं या नहीं है। तो मैं इनसे अगर पूछूं आर यू मैरिड, तो इनका जवाब क्या होगा, या यस या नो। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहें जी आधा मैरिड हूं आधा नहीं हूं। या मैं कहूं बाहर बारिश हो रही है, तो आप क्या कहेंगे। या मैं आपसे पूछूं क्या बारिश हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, या यस या नो। क्या ऐसा कह सकते हैं आधी हो रही है आधी नहीं हो रही, ठीक है। या मिली है या हुई है बारिश या नहीं हुई, या मैरिड हैं या नहीं है। ऐसे केसेस या ऐसी सूरत जिसमें डाटा सिर्फ यस या नो की फॉर्म में हो, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी ना हो, तो यस या नो, ट्रू या फॉल्स को हम क्या कहते हैं, बुलियन। क्या कहते हैं, यानी दो में से किसी एक स्टेट को क्या कहते हैं, बुलियन कहते हैं। तो अगर ये इज मैरिड में, अगर ये मैरिड हैं तो मैं क्या करूंगा, ट्रू। और अगर ये मैरिड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फॉल्स। तो इसका मतलब है ये इज मैरिड क्या है, एक वेरिएबल है, नाम मैंने इज मैरिड का दिया। आप वेरिएबल को नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये वेरिएबल मेमोरी में जाके ऑब्वियसली एक जगह बनाएगा, और ये ट्रू या फॉल्स उधर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो कितनी तरह का डाटा पढ़ लिया आपने, 3 तरह का। कौन कौन सा, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। नंबर कोई भी मैथमेटिकल नंबर होता है, स्ट्रिंग कोई भी टेक्स्ट होता है सिंगल या डबल कोट्स में, और बुलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। ये 3 बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, नंबर और बुलियन दोनों को, गुड क्वेश्चन, डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं रखते। सिर्फ डबल या सिंगल कोट को में किसको रखते हैं, टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को। यहां तक बात समझ आ गई है। आप तो बड़े तेज हैं यार, बड़ी जल्दी पिक कर रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए हैं, 3 कीवर्ड्स बताए हैं, प्रॉम्प्ट, अलर्ट, कंफर्म। अब अगर मैं कहूं PROMPT, और मैं इसमें कहूं जी कि एंटर योर नेम, तो आपको पता है जब मैं चलाऊंगा तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें नाम एंटर करूंगा तो गायब। डाटा कहां जाएगा, कहीं भी नहीं, कोई पता नहीं कहां जाएगा। तो हमने डाटा को क्या करना है, कहां स्टोर कर सकते हैं, कहां स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में। किस तरह स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल में। यानी वेरिएबल में हम रखेंगे तो कहां जाएगा, वेरी गुड, ये समझ आ गई है ना। इसका मतलब ये है कि जब यूजर से कोई डाटा लिया जाएगा तो वो यहां आएगा ना। तो इसको अगर मैं यहां पे लेफ्ट साइड पे ये लिख दूं, लेट नेम इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब है जो भी डाटा यूजर देगा, अब तक जब तक मैं उसे किसी वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा था तो वो क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अब वो किस में चला जाएगा। और अब अगर मैं इसी नेम को उठा के अगली लाइन में ये कर दूं तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट यूजर से कोई नाम लेगा, उसको स्टोर करेगा किधर, नेम में। नेम किधर है, मेमोरी में। और अलर्ट क्या करेगा, मेमोरी में जाके ढूंढेगा नेम का कोई वेरिएबल है, अगर उसे मिलेगा तो वहां से डाटा उठा के स्क्रीन पे ले आएगा। लेट्स सी, मैंने लिखा जी दिस, ओके किया, यस सर। समझ आ रही है ना बातें, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात समझ आ गई है कि वेरिएबल में हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं और कहां स्टोर करते हैं, और फिर डाटा को वापस स्क्रीन पे लाना हो तो
कैसे लाते हैं। सबको क्लियर है? अब जरा एक और बात देखिएगा, अगर मैं यहां कहूं एंटर योर नेम, अच्छा चले एक और समझाता हूं, इजीली काम, इजी काम। अगर मैं ये कहता हूं जी कि लेट a इक्वल्स टू 90 और फिर दूसरा वेरिएबल लेट b इक्वल्स टू 78, अब मेमोरी में एक की जगह कितने वेरिएबल्स हैं? एक में 90 पड़ा हुआ है, दूसरे में क्या पड़ा हुआ है? 78। मैं चाहता हूं कि अलर्ट करो a और b को, तो ये अलर्ट क्या करेगा? अलर्ट पहले मेमोरी में जाएगा, पहले नहीं ऐड करेगा ना, पहले a को ढूंढेगा, a होगा तो ऐड करेगा ना, नहीं करेगा तो नहीं होगा तो कैसे करेगा? फिर b में जाएगा, b की वैल्यू को देखेगा, दोनों की मिल गई, दोनों को ऐड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। लेट्स सी हाउ। समझ आ गई बात? अच्छा, अब एक और मसला है, अगर मुझे ये बताएं कि ये 90 नंबर है या स्ट्रिंग है? बाकी सोए में 90 नंबर है या स्ट्रिंग है? नंबर है। अब बताएं 90 नंबर है या स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग है। वेरी गुड। इवन अगर नंबर भी सिंगल कोड में लिखा हो ना तो वो भी क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? और 78 नंबर है स्ट्रिंग है? अब तो अब अगर मैं ए और बी को ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा? वही आएगा। बहुत समझदार हो कसम में बस। ओ भाई, कभी जिंदगी में सुना है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ऐड हो सकती है? टेक्स्ट और टेक्स्ट ऐड हो सकते हैं? ऐड तो भाई हमेशा नंबर होता है। ऐड तो क्या होते हैं? तो जब 78 और 90 नंबर ही नहीं रहे तो वो ऐड कैसे होंगे? मेक सेंस ना? तो ऐड नहीं हुए तो क्या हुआ है? मिल गए, जुड़ गए, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको तो जब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे ना तो वो ऐड नहीं होंगी, वो कनकैटिनेट होंगी। कनकैटिनेट का मतलब होता है मिला देना, जोड़ देना आपस में। बात समझ आ गई है? तो इसलिए 90 और 78 दोनों ऐड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये नंबर नहीं थे, क्या था? स्ट्रिंग था। तो जब स्ट्रिंग होंगी तो क्या हो जाएंगी आपस में? कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मेकिंग सेंस? अब जरा एक और तरफ आए। सॉरी, स्ट्रिंग क्या होता है? बेटा मैंने अभी आपको बोला है कि आपका नाम क्या है? अली। तो अली में कितने लेटर्स हैं आपके नाम में? 3 लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? ALI। एक ए को कंसिडर करें तो ये एक लेटर है, एल को कंसिडर अकेला करें तो वो एक लेटर है, और आई को कंसिडर करें तो वो अकेला लेटर है। लेकिन इन तीनों लेटर्स के मिलने से क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाती है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। मेक सेंस? मेरा नाम यासिर है, YASIR। कितने लेटर्स या कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है। वैसे स्ट्रिंग का मतलब रस्सी होता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा अंग्रेजी में, लेकिन ये अंग्रेजी नहीं है ना। तो हम स्ट्रिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मेक सेंस? तो अब नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाते हैं। तो इसलिए मैं 98 को क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रिंग है, क्योंकि वो सिंगल कोट में है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 2, एक 9 और एक 8। ओ सॉरी, 9 और एक 0। यू आर राइट। मेक सेंस? तो जब स्ट्रिंग्स को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐड नहीं होंगी, क्या होंगी? कॉन्कैटिनेट होंगी। क्या होंगी? नाउ अब जरा आखिरी बात देखें आज की, और वही मीनिंगफुल बात होगी। अगर मैं ये कहूं प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, तो ये नंबर कहीं सेव होगा? नहीं होगा ना, जब तक हम किसी वेरिएबल में सेव नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूं? लेट नम इक्वल्स टू, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दे। मैंने नम दे दिया, num1 दे दिया, पहला नंबर, क्योंकि मैं दूसरा नंबर भी लूंगा। और अगर मैं इसी लाइन को यूं करके यूं करूं और कहूं एंटर अनदर नंबर,
अब मुझे बताएं क्या होगा, जब मैं चलाऊंगा तो ये कंट्रोल यहाँ रुक जाएगा ना, तब तक रुका रहेगा जब तक मैं कोई वैल्यू दे के ओके प्रेस नहीं करूंगा। जब मैं कोई नंबर दूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर ये इस लाइन में आके रुक जाएगा। जब मैं कोई नंबर दे के ओके करूंगा तो वो दूसरा नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, ये num1 और num2 कहाँ होंगे, मेमोरी में। अब मैं यहां आके क्या करता हूं, num1 प्लस num2, तो ये आपका एक छोटा सा कैलकुलेटर बन गया। लेकिन इसमें अब गलती होगी, वो जरा आपने मुझे बतानी है। अब मैं यहाँ पे पहला नंबर लिखता हूँ 56, एंटर करता हूँ, दूसरा नंबर लिखता हूँ 36, तो ये 56 और 36 दोनों कहाँ होंगे, मेमोरी में ना। एंटर करता हूँ तो क्या दिया उसने, 56 36, क्यों, यस। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में यूजर से जो इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, हम चाहे नंबर दें, वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या ट्रीट करता है, स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। इसलिए हमने 56 और 36 दिया है, तो उसने दोनों को ऐड करने के बजाय क्या कर दिया, कनकैटिनेट कर दिए। और कनकैटिनेट क्या होता है, स्ट्रिंग्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉम्प्ट बॉक्स में जब भी हम यूजर से कोई इनपुट लेंगे तो वो क्या ट्रीट होगा, स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ये एक छोटा सा कैलकुलेटर हमारा बन गया। हम अब इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे नंबर में ताकि हमारा वो कैलकुलेटर पूरा हो जाए, लेकिन हम वो काम इंशाल्लाह कल करेंगे। ये एब्सोल्यूट जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में डाटा स्टोर क्या होता है, और वेरिएबल में डाटा स्टोर करने के बाद उसे स्क्रीन पे कैसे लाते हैं, और वेरिएबल में डाटा स्टोर करके उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो गई 2-3 दिन लगा के,